हेलो व्यूवर्स, तो अभी हम बात करेंगे अबाउट स्पास्टिक डायप्लेसिया। स्पास्टिक डायप्लेसिया जो है ये चारों में से अगर कैटेगरीज में से बात करूँ तो सबसे ज़्यादा होने वाला यही केस है। स्पास्टिक डायप्लेसिया जनरली 35% ऑफ केसेस में पाया जाता है। ठीक है, स्पास्टिक डायप्लेसिया जैसे हेमीप्लेसिया भी नाम डिनोट कर रहा था कि हाफ पार्ट में होगा, उसी तरीके से डाई मीन्स दोनों। ठीक है, तो ये इसके अंदर दोनों साइड जो होंगी वो अफेक्टेड होंगी। आप इसके अंदर जो स्पास्टिसिटी होगी वो भी आपकी बायलेटरल साइड के अंदर होगी। लेकिन एक मेन जो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि हेमीप्लेसिया के अंदर जनरली मैंने बताया था अपर आर्म्स जो होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं, वैसे ही डायप्लेसिया के अंदर एज कम्पेयर टू आर्म्स जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर एक तो मेन डिफरेंस था। नेक्स्ट अगर मैं इसके साइन सिम्टम्स की बात करूँगी तो इसके अंदर ये बताया गया है कि इसके अंदर जितने भी सिम्टम्स होंगे, देखो सभी के अंदर मैंने बताया था कि ब्रेन के अंदर कोई ना कोई इंजरी होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पे डायप्लेसिया के अंदर जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इमेच्योर रह जाते हैं, जो कि जनरली 20 to 24 वीक ऑफ गेस्टेशन में जनरली जिनका डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से आपका क्या होता है कि आपका जो वाइट मैटर होता है ब्रेन के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कि वाइट मैटर भी आपका प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता है, वो भी इमेच्योर रह जाता है, जिसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम होती है। तो स्पास्टिक डायप्लेसिया जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बार बार आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा जिसका जो बोला जाएगा क्या, ओलिगोडेंड्रोक्लिया। तो ओलिगोडेंड्रोक्लिया क्या होते हैं, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होते हैं तो उन्हीं के जब फंक्शन जब एबनॉर्मल हो जाता है वो ठीक तरीके से प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। और ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स किसके अंदर यूज़फुल होते हैं, जैसा आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जो डेंड्राइट्स जो होती थी जो सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं, जो एक्सोन समझो हमारे सेल्स होते हैं, तो उन्हीं के अराउंड ये रहती हैं। ठीक है, उन्हीं की फंक्शनिंग में ये मेनली हेल्प करती हैं, जिनके चारों तरफ एक्सोन के चारों तरफ जो माइलिन सीथ बनती है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी। ठीक है, और जो उनकी डेंड्राइट्स की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, जिसकी वजह से जो सिग्नल का आदान प्रदान होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो मेनली डायप्लेसिया के अंदर आपकी इमेच्योरिटी रहेगी वाइट मैटर की, और जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आपको उसी की वजह से होगी। ठीक है, जैसे हेमीप्लेसिया के अंदर मेनली प्रॉब्लम आपको बताई गई थी एमआरआई में कि फोकल सेरेब्रल इस्चीमिया इंफाक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम है। नेक्स्ट ऐसा बताया गया है कि जैसे मैंने कोजेज़ की जब बात की थी तो आपको बताया था कि जनरली ये प्री मैच्योर बेबी के अंदर ज़्यादा होती है, जैसे लो बर्थ वेट मानो जिनका हो तो उनके अंदर ज़्यादा होती है। तो डायप्लेसिया के अंदर ये भी बताया गया है कि 15% केसेस ऐसे भी हैं कि जिनकी डिलीवरी तो टर्म पर होती है। टर्म मतलब जो उनको डेट दी गई है, जो उनका फुल डिलीवरी टाइम होता है, जो फुल प्रेगनेंसी टाइम होता है, वो फुल प्रेगनेंसी टाइम होने के बाद ही उनकी डिलीवरी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे यूट्रस के अंदर लीजन्स की हिस्ट्री होती है। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से 15% ऑफ केसेज जो होते हैं वो उसके बावजूद भी आपको अंडर सेरेब्रल पाल्सी जा सकते हैं। अगर मैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करूँगी तो जैसा मैंने उसमें बताया थी कि हेमीप्लेसिया के अंदर मैंने बताया था कि पेशेंट जो है उसको हैंड मैनिपुलेशन की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जो अफेक्टेड है आर्म है वो आपकी रिटार्डेड होगी। ऐसे ही डायप्लेसिया के अंदर क्या होता है कि लेग्स इसके अंदर मेन इफेक्टेड होती हैं, तो इसके अंदर बच्चे को क्या होगा कि जब बच्चा क्रॉलिंग करता है, ठीक है, क्रॉलिंग करने लग जाता है, तो उस टाइम आपको इसका पहला साइन दिखता है। क्रॉलिंग कैसे करेगा, जो रडर क्रॉलिंग या फिर जिसको हम कमांडो क्रॉलिंग करते हैं, कमांडो, तो उस तरीके की बच्चा क्रॉलिंग करेगा, जिसके अंदर बच्चे की जो हैंड की मूवमेंट होगी वो तो नॉर्मल होगी। ठीक है, नॉर्मल तरीके से रखेगा, लेकिन जो पैर होंगे वो मतलब नॉर्मल तरीके से ना होंगे, वो आपको ऐसे घिसड़ते हुए से दिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कमांडो होता है कि हाथों की मूवमेंट तो करती है लेकिन पैरों की इसकी मूवमेंट नहीं हो पाती है, तो उसको हम बोलते हैं कमांडो क्रॉल। ठीक है, तो ये आपको जनरली पहला साइन आपको जब बेबी क्रॉलिंग करने लग जाता है तो उस टाइम आपको समझ में आ जाता है। इसके अलावा अगर लेग्स की मैं बात करूँ, इसके अंदर भी सेम वही होगा कि बेबी जो है वो टिप्टो के ऊपर वॉकिंग करेगा, क्योंकि स्पास्टिसिटी इसके अंदर भी बढ़ी हुई होती है। ठीक है, मसल्स के अंदर उनकी टोन बढ़ी हुई होती है। नेक्स्ट अगर बेबी के फुट को जब हम एग्जामिन करेंगे तो इसके अंदर भी आपको इक्विनोवायरस की प्रॉब्लम मिलेगी। इसके अलावा जैसे ही बेबी को आप उठाते हैं इसके अंदर मान लो एक्सिला, जैसे हम बेबी को उठाते हैं एक्सिला से पकड़ के, ऐसे आप बेबी को अगर उठाएंगे
तो बेबी के जो लेग्स का जो पैटर्न होगा वो एक सीजरिंग पैटर्न होगा, ठीक है। इस तरीके से लेग फोल्ड हो जाएंगे, कम्प्लीटली भी फोल्ड हो सकते हैं, हाफ पैटर्न भी बन सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो लेकिन जो पैटर्न होगा वो एक सीजरिंग पैटर्न ही होगा। तो ये इसका इम्पोर्टेंट साइन था। इसके अलावा अगर मान लो पेशेंट की पैरास्पाइनल मसल, मतलब स्पाइनल जो कोड होती है, अगर उसके आसपास की मसल्स भी अगर इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे बच्चे को बैठने में भी प्रॉब्लम होगी, मतलब वो प्रॉपर तरीके से आपका बैठ नहीं पाएगा। इसके अलावा अगर ऐसे डायप्लेजिया के जो पेशेंट होते हैं उनको जनरली डायपर पहनाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ऐसे पेशेंट को जो हिप जो होता है उसके अंदर एडक्शन होता है, ठीक है, वो ज़्यादा आगे की तरफ ऐसे इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ऐसे पेशेंट को हम जनरली डायपर वगैरह पहनाने में या फिर लोअर जो भी पैंट है वो पहनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ऐसा बताया गया है कि मान लो अगर ये स्पास्टिसिटी होती है जैसे मसल्स के अंदर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है, तो सीवियर स्पास्टिसिटी की वजह से पेशेंट को डिसयूज एट्रोफी भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्रोथ जो होगी इसमें भी वो रिटार्डेड होगी, ठीक है। तो ये कुछ जो साइन सिम्टम्स है जिनकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट जो है वो कौन से सीपी में है, हेमीप्लेजिया में है या फिर डायप्लेजिया में है। प्रोग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर सीजर्स की प्रॉब्लम नहीं है और कोग्निटिव डिसेबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, इंटेलेक्चुअल वगैरह नॉर्मल है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर प्रोग्नोसिस अच्छी बताई गई है। लेकिन अगर वही पेशेंट को साथ में सीजर्स भी हैं, मोटर न्यूरॉन के साथ साथ सीजर्स की भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर प्रोग्नोसिस थोड़ी पुअर बताई गई है। इसके अलावा ये जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी मेनली स्पास्टिक डायप्लेजिया वाले पेशेंट को भी ज़्यादा बताई गई हैं। क्यों ज़्यादा बताई गई हैं? क्योंकि स्पास्टिक डायप्लेजिया वाले पेशेंट को क्या होता है कि कोर्टिकल रीजन्स के अंदर जो कोर्टिकल रीजन्स और जो वाइट मैटर जो मैंने बताया था उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वही उसी के वाइट मैटर ही क्या करता है कि विजन जो पाथवे होते हैं उसका एक पर्टिकुलर अलग अलग पोर्शन होते हैं, जो कुछ पोर्शन विजन को कंट्रोल करता है, कुछ पोर्शन हियरिंग को कंट्रोल करता है। तो उसके अंदर स्कार फॉर्मेशन होने की वजह से, उसका डिसरप्ट होने की वजह से क्या होता है, ऐसे पेशेंट को लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो मोटर फंक्शन होता है, जो सिग्नल्स लाने और ले जाने का काम होता है वो हैम्पर होता है, तो जिसकी वजह से डायप्लेजिया के पेशेंट को लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम भी मेनली रहती है। इसके अलावा अगर मैं एमआरआई की बात करूँगी तो जैसे हेमीप्लेजिया में मैंने बताया था कि फोकल सेरेब्रल इन्फार्क्ट मिलेगा या फिर कोर्टिकल सब कोर्टिकल के अंदर भी हल्का फुल्का डैमेज मिल सकता है। वहीं डायप्लेजिया के अंदर आपको एक मेन फाइंडिंग मिलेगी जिसका नाम है PVL, पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेसिया। पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेसिया क्या है? पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेसिया अपने आप में एक डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है कि ब्रेन के छोटे छोटे हिस्से में आपके टिश्यूज जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो जहाँ जिस हिस्से में आपके सेल्स डेड होते हैं तो वो पोर्शन जो है वो आपका काम नहीं कर पाता है। हो सकता है उसमें कुछ पोर्शन आपको हियरिंग को कंट्रोल करता हो, कुछ पोर्शन आपका मूवमेंट को कंट्रोल करता हो। तो ऐसे मल्टीपल साइड्स के ऊपर क्या होगा कि ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं वो आपके डेड हो जाते हैं। ये चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? PVL के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकता है? हो सकता है कि आपकी वेंट्रिकल्स डायलेट हो सकती हैं, सिस्टिक चेंजेस हो सकते हैं, स्कार फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके की, या फिर थिन वाल्ड हो सकती हैं काफ़ी। तो इस तरीके की चेंजेस कुछ भी मिल सकते हैं वो आपका MRI में, लेकिन जो मेन फाइंडिंग जो आपको मिलेगी वहाँ पे वो PVL की फाइंडिंग मिलती ही मिलती है। तो इससे देख के आप इजीली पता लगा सकते हैं। इसके अलावा PVL के अलावा आपको हो सकता है कि थर्मोकोर्टिकल जो जोन होती है, जो पाथवे होते हैं, उसके अंदर भी कुछ एब्नॉर्मेलिटी मिले। थर्मोकोर्टिकल पाथवे से आप क्या समझते हैं? जो पाथवे आपका थैलेमस और कोर्टिकल रीजन के को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ऐसे सिग्नल जो उसको आपस में जोड़ते हैं उनके अंदर भी आपको एब्नॉर्मेलिटी मिल सकती है। तो ये जो कुछ फाइंडिंग्स थी, ये जो आपको डायप्लेजिया की MRI रिपोर्ट में मिलेंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी अबाउट स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया।